बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम करना क्या चाहते हैं, हम किस मकसद पे पहुंच रहे हैं, हमने ये सारी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक कौम जब तक वो उधर इंसाफ नहीं होता वो आजाद नहीं होती। ये हमारी तहरीक इंसाफ आज से 27 साल पहले पार्टी बनाई इसलिए थी कि इंसाफ होता है, हकूक होते हैं, हकूक लोगों को आजाद करते हैं, आजाद लोग उन्हीं की परवाज ऊपर होती है, आजाद कौमें ही ऊपर जाती हैं। तो पाकिस्तान को अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लेकिन जो यहां का निजाम, जो ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, ताकतवर कानून से ऊपर और कमजोर को इंसाफ ना मिले, इस कानून ने पाकिस्तान को गुलाम बनाया हुआ है। और यह कानून जब तक के इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, ताकत की हुक्मरानी नहीं, जंगल के कानून में ताकत की हुक्मरानी होती है। इंसानी माशरा होता ही इंसानी माशरा तब है जब उधर कानून की हुक्मरानी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है अंग्रेजी में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपने समझना है कि हमारी जद्दोजहद है क्या? हमारी जद्दोजहद इंसाफ के लिए है। क्या चीज मुल्क में फैसला करती है क्या इंसाफ है? वो पाकिस्तान का आइन है, जो पाकिस्तान का बड़ी मुश्किलों से आइन बना था। 1973 का जो आइन था वो बड़ी मुश्किलों से बना था, सब इकट्ठे बैठे थी, सारी जमातें बैठी थी, बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा था पाकिस्तान से, मुल्क हमारा टूट चुका था, कौम बिल्कुल डिप्रेशन में थी। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया था कि लोग जुल्फिकार अली भुट्टो को पसंद करें या ना करें, लेकिन उसकी क़यादत में पाकिस्तान का 73 का आइन बना था। अब ये आइन की हिफाजत करना आप सबकी, इस कौम की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आइन जाएगा तो इसका मतलब कानून खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जंगल का कानून, जंगल कानून का मतलब कि जो ताकतवर है जो मर्जी करेगा उसको हमारा इंसाफ का निजाम पकड़ नहीं सकेगा, वो जो मर्जी जुर्म करे, लेकिन सिर्फ छोटे चोर जेलों में जाएंगे। तो मैं ये बार बार अपनी कौम को याद कराता हूं, दुनिया के सबसे अजीम लीडर जिनकी हम उम्मत हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तकरीबन 1500 साल पहले उन्होंने जो बात की थी, सारे पाकिस्तानियों गौर से सुन लो। उन्होंने कहा था जो कौम ताकतवर मुजरिमों को नहीं पकड़ती, उनको उनका एहतसाब नहीं करती, जब ताकतवर मुजरिम एक कौम में कानून से ऊपर होते हैं और सिर्फ छोटे चोर पकड़े जाते हैं, तो वो कौमें तबाह हो जाती हैं, उन कौमों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। और ये है आपकी जंग। इस वक्त ताकतवर कानून से ऊपर हैं, चोरी करें तो एनआरओ, जो मर्जी जुल्म करें लोगों के ऊपर कोई पकड़ता नहीं है। वो काली वीगो आपके घर में बाहर उतरे, लोगों को उठा के ले जाए, मार मोर के उनको तशद्दुद करके 3 दिन के बाद घर छोड़े, कोई पूछने वाला नहीं है। जो मर्जी वो चाहें वो करें, जितनी मर्जी ये जो चोर ऊपर बैठे हुए हैं चोरी करके जो मर्जी करें, पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम इनको नहीं पकड़ता, ये कानून से ऊपर है। और ये है हमारी जंग पाकिस्तानियों। हमारी सारी जंग अब ये है कि हमने कैसे पाकिस्तानियों के जो बुनियादी हकूक हैं, जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं, हमने ये कैसे बहाल करवाने हैं। हमने कैसे अपने मुल्क में जो हमारा सबसे बड़ा बुनियादी फंडामेंटल राइट है, जिसको कहते हैं राइट टू वोट, ये सबसे, बाकी हमारे और भी हुकूक हैं, लेकिन जो बुनियादी हुकूक जिसके ऊपर एक माशरा, एक आजाद माशरा खड़ा होता है, वो होता है कि हर शहरी के पास हक होता है वोट दे के और अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करे। वो अवाम फैसला करे कि किन लोगों ने हुकूमत करनी है मुल्क में। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहती है कि
सॉवरेंटी यानी हाकमियत अल्लाह की है, सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह। उसके बाद जो उस कौम के चोजन रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होके आते हैं, उसके बाद वो उस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते हैं। तो ये याद रख लें कि जब एक कौम आजाद होती है तो वो पहले मुंतखब करती है इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन के जरिए कि ये हैं हमारे नुमाइंदे, और फिर उनको वो इजाजत देती है कि आपने इतनी मुद्दत तक हुकूमत करनी है, और अगर आपने अपने वादे पूरे किए तो हम आपको आगे मौका दे देंगे, लेकिन अगर ना किए तो हम आपको हटा के किसी और को ले आएंगे। ये होते हैं आजाद माशरे। अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में, मैं ये आपको एक अभी थोड़ी देर में छोटी सी फिल्म दिखाऊंगा। हुआ क्या, इन्होंने रजीम चेंज करके एक बैरूनी साजिश को उनको शामिल किया साथ। एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ये शहबाज शरीफ के साथ और ये पीडीएम के लोगों के साथ मिलकर साजिश की, हमारे लोगों को खरीदा, जो हमारे साथ एलाइज थे उनको धकेल के तो दूसरी तरफ ले गए और हमारी गवर्नमेंट गिरा दी। जब वो गवर्नमेंट गिराई, जब जो गिरा रहे थे तो मैंने इलेक्शंस कह दिया, मैंने कहा इलेक्शंस कर लो, बजाय ये 25-25 करोड़ रुपया लोगों की जमीन खरीद के। ये जमहूरियत तो ना हुई ना, ये तो लोगों के नुमाइंदे नहीं है, ये तो पैसे के लालच से अपने जमीर बेच के आए हैं। तो इलेक्शन करवा लो, जो पब्लिक कहती है हमें कबूल है। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया और उन्होंने फैसला हमारे खिलाफ किया। और आपको हैरत होगी, यही जज साहिबान, इन्होंने ही फैसला हमारे खिलाफ किया, जो अब जिन्होंने फैसला किया कि अभी जो मौजूदा फैसला है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तब यही पीडीएम के लोगों ने बड़ी तारीफें की जुडिशरी की और बड़ी उनकी तायद की फैसले की। आज वही जब फैसला उन्हीं ने उनके अगेंस्ट दिया है, उनके खिलाफ दिया है, तो आज ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ जजेस की, उनको तो बुरा भला कहा, असेंबली में बुरा भला कहा, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके घर वालों के ऊपर हर कीचड़ उछाला, उनके टेलीफोन टेप किए, वो टेपें चलाई, यानी जो माफिया हरकतें करता है। हमारी गवर्नमेंट गई थी, हम समझते थे कि वो फैसला ठीक नहीं हुआ, हम ये समझते थे कि इलेक्शन होना चाहिए। अल्लाह, अवाम बजाय सिंध हाउस के अंदर मंडी लगी हो और लोगों को आप खरीद रहे हो भेड़ बकरियों की तरह, अवाम का मैंडेट आप जाया कर रहे हो, क्योंकि लोगों ने तो इनको वोट नहीं दी थी, हमारे टिकट पे जीते हुए थे। तो अगर इनको पार्टी से कोई शिकायत थी तो जाके रिजाइन करके इलेक्शन लड़ते, लेकिन ये पैसे लेके तो दूसरी तरफ चले गए और गवर्नमेंट गिर गई। तो असूलन तो ये एक जमहूरियत के अंदर तो इलेक्शन बेहतरीन तरीका था, बहरहाल नहीं हुआ। आप एक जगह देखें कि मैंने कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उनके खिलाफ जजमेंट के खिलाफ कोई बात की हो। आपको एक जगह एक मुझे मिसाल दे दें। हाँ, मुझे तकलीफ हुई रात के 12 बजे जब अदालतें खुल गई तो मैंने बड़ा अजीब, मैंने सोचा पता नहीं मैंने कितना बड़ा जुर्म किया, लेकिन उसके अलावा मैंने कभी कुछ इनकी तनकीद नहीं की। अब ये सुने, हमने जब फैसला किया कि अपनी असेंबलीज, ये जो हमारी हुकूमतें थी पंजाब के अंदर और पख्तूनख्वा में, तो जब हमने फैसला किया कि हम अपनी हुकूमतें डिसॉल्व करेंगे, तो ये फैसला पहले तो किया क्यों? फैसला इसलिए किया कि हमें जो ये सेंटर में हुकूमत आ गई, ये हमें जो हमारे पैसे थे, जो फंड्स पख्तूनख्वा में जाने थे और जो पंजाब में आने थे, वो पूरे फंड्स नहीं दे रहे थे। खास तौर पे पख्तूनख्वा में जो कबायली इलाका था, उनको जब हमारे अंदर जम हुआ तो हमने उनके लिए डेवलपमेंट प्लान किए हुए थे, तो वहां उसके लिए उन्होंने पैसे काट दिए और फिर हमें मसले आने शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता। इन्होंने जो सेहत कार्ड था, आपको पता है, सेहत कार्ड के जो इतना बड़ा, यानी दुनिया ने एक्नॉलेज किया था कि हमने ये जो 10 लाख रुपए लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दी थी हर खानदान को, इन्होंने अब वो भी बंद कर दिए पख्तूनख्वा में।
تو ہم نے جب دیکھا کہ ہم اپنی گورنمنٹ جو پورا نہیں چلا سکتے، تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عوام کے پاس واپس جاتے ہیں، کیونکہ ہم مینڈیٹ نہیں پورا کر سکتے، کیونکہ جو پیسے آنے ہیں سینٹر سے وہ نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنے سارے جو میرے ممبرز آف پارلیمنٹ تھے، میں نے بلا کے سارے ممبرز آف پارلیمنٹ کو بٹھایا، پنجاب والوں کو، اور ان کو سمجھایا کہ کیوں ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب ہمارے 186 لوگوں نے ووٹ دی، جب ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس کی پرویز الہی کے لیے، اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ساروں کو پتا تھا جو ووٹ ڈال رہے ہیں کہ میں اس کے بعد اسمبلیز ڈیزالو کروں گا، یعنی ان کو پتا ہوتے ہوئے، یہ جو بعد میں کہتے ہیں نا جی کہ عمران خان نے انہیں پوچھے بغیر کر دیا، یہ سب کو کنسنسس لے کے میں نے اسمبلی ڈیزالو کی۔ لیکن جو میں چاہتا ہوں فیصل ذرا یہ ابھی اب چلائیں، کہ جب میں نے اسمبلیز ڈیزالو کرنے جا رہا تھا، اس سے پہلے جب میں کہہ رہا تھا کہ الیکشنز کرواؤ کیونکہ الیکشنز ہی پاکستان کا حل ہے، جب میں لوگوں کو بار بار کہہ رہا تھا کہ الیکشنز کروائے جائیں، یہ پاکستان کا حل ہے، تو ذرا اب یہ دیکھیں کہ جو نون لیگ کے لیڈرز تھے وہ مجھے کیا کہہ رہے تھے۔ یعنی میں الیکشن مانگ رہا ہوں تو توڑے پنجاب اسمبلی، توڑے کے پی کے اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں۔ میں نے گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن، ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں، وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں، آپ ڈیزالو کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر عمران خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا، ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کشمیر کی اسمبلی، گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں، آج الیکشن ہے۔ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں کے پی کی حکومت، توڑیں پنجاب کی اسمبلی، توڑیں جی بی کی اسمبلی، توڑیں اے جے کے کی اسمبلی، ختم بات۔ اس طرح جب ایک روکیے، اچھا یہ سن لیا آپ نے، سب نے سن لیا یہ کہ جی اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو آپ اپنی دونوں اسمبلیز ڈیزالو کر دیں، توڑ دیں، الیکشنز ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنی جب اسمبلیز ڈیزالو کی تو پھر کیا ہوا؟ پھر الیکشنز ہی نہ ہو، پھر الیکشن سے بھاگ گئے، پھر ہر قسم کے بہانے مارے گئے، جی ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے، الیکشنز کروانے کا پیسہ نہیں ہے، سیکیورٹی مسئلہ ہو گیا ہے، عمران خان دیکھو اس کو کیا ہو گیا، ملک میں انتشار پیدا کر رہا ہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا پہلے آپ سب کو دیکھ لیں۔ اچھا اب ایک اور کلپ صرف دیکھ لیں تاکہ میں چاہتا ہوں قوم کو پتا چلے کہ کس قسم کی منافقت ہو رہی ہے اس ملک میں۔ جب ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی اور یہ الیکشنز نہیں کر رہے تھے، اب سارے کہہ رہے جی اکتوبر میں ہوں گے، جبکہ واضح طور پہ میں نے سارے وکیلوں سے پوچھا، ایک وکیل نے مجھے کہا کہ آئین کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جیسی آپ اسمبلیز ڈیزالو کریں گے 90 دن کے بیچ میں الیکشن ہونے چاہیے، ایک وکیل نے یہ کہا۔ اور یہ 2018 سے پہلے ذرا یہ کلپ دیکھ لیں کہ جب ان نون لیگ والوں کو لگا کہ الیکشن ڈیلے ہونے لگا ہے، جس طرح آپ الیکشن ڈیلے یہ کر رہے ہیں، یہ الیکشن اب ڈیلے کر رہے ہیں، تو جب 2018 سے پہلے ان کو پتا چلا الیکشن ڈیلے ہونے لگا تو یہ ذرا ان کو سنیں یہ کیا کہتے ہیں۔ اس طرح جب ماضی میں 2018 میں الیکشن ملتوی کرنے کی باتیں ہوئی تو اس پر کیا کیا رد عمل دیتے تھے جب اس طرح کی بات ہوتی تھی؟ سنیے۔ انگوٹھے سے ڈر رہے ہو، انگوٹھا الیکشنوں میں آنے والا ہے، کل کہہ دیا کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ الیکشن آگے ہو سکتا ہے، اور یہ 1.5 مہینے کی بات کرتا ہے، ایک دن تو دور کی بات ہے، ایک گھڑی بھی ہم انشاءاللہ الیکشنوں کو آگے نہیں جانے دیں گے، لڑیں گے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے جی کہ پتہ نہیں شاید الیکشن کو اور کچھ آگے لے جایا جائے، کیوں لے جایا گیا بھائی؟ کیوں؟ کون ہے یہ وہ کس طرح کی سوچ رہا ہے؟ انتخابات کا مرحلہ ہے، یہ پرامن ہونا چاہیے، اگر اس کو خون خرابی میں تبدیل کیا تو اس کا معنی یہ ہے پھر یہ قوتیں ذمہ داری لے رہی ہیں
किसी तरीके से इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए जवाब हासिल कर सके, इंशाअल्लाह इनको इंतखाबात मुलतवी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। माजी में हुआ है, कोशिशें हुई हैं इलेक्शन को डिले करने की। आईन कहता है 7 दिन में इलेक्शन होंगे, किसी के पास इख्तियार नहीं है उसको टाइम दे दें। कोई असेंबली ये करारदाद पास नहीं कर सकती, वरना कल पाकिस्तान से लड़ने की बात भी हो सकती है। तो जो आईन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 लगता है, यही दुनिया का कानून है। जी सुन लिया सबने, जरा बताओ सुन लिया? ये भूल गए हैं। सबसे पहले तो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। उसका वादा है कि मैं सच आज नहीं कल सामने लेके आऊंगा। दूसरे ये भूल जाते हैं कि ये सोशल मीडिया का जमाना है। ये पुराने जमाने के पॉलिटिशियन हैं जो झूठ बोल देते थे तो पता ही नहीं चलता था कि क्या होगा। अब सोशल मीडिया में आधे घंटे के अंदर आपका झूठ पकड़ा जाता है, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप झूठ बोल ही नहीं सकते। आपको सारी पुरानी स्टेटमेंट्स आप 2 मिनट में आपको पता चल जाता है आपने पहले क्या कहा था, आज क्या कह रहे हैं। तो पहले तो इलेक्शन 1 मिनट नहीं, नवाज शरीफ कह रहा था डिले होगा, 90 दिन से 1 दिन नहीं आगे जाएगा। हकान अब्बासी कह रहे हैं 60 दिन से आगे आर्टिकल 6 लग जाएगा, यानी फांसी की सजा हो सकती है, आइन की तौहीन हो सकती है। तो मैं अब आप सबसे सवाल पूछता हूं कि अब क्या हुआ है? मैंने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, 90 दिन हो चुके हैं, 90 दिन हो चुके हैं, इलेक्शंस नहीं हुए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक जब कहा, चीफ जस्टिस ने जब आइन के मुताबिक डेट दी 14 मई की, तो असेंबलियों में कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होगा। चीफ जस्टिस को बुरा भला कह रहे हैं। चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह का उसके ऊपर उसका नाम बदनाम कर रहे हैं, उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, उसके घर वालों पे, मुझे यह बताएं कि क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन पाकिस्तान का आइन नहीं कहता? कहता है। किसी को सरसरी तौर पे भी पाकिस्तान के आइन का पता हो, आपको कोई वकील होने की जरूरत नहीं है, जज होने की जरूरत नहीं है। वाज़ेह पाकिस्तान का आइन कहता है कि जैसी असेंबली डिसॉल्व हो 90 दिन के बीच में इलेक्शन हो। 90 दिन गुजर गए हैं, इलेक्शन हो ही नहीं रहा। सब इकट्ठे हो गए हैं, सारी 12 के 12 जमातें मिल गई हैं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इनके पीछे जो हैंडलर्स हैं वो भी साथ मिले हुए हैं, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमारे इस वक्त हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले हो रहे हैं और जान के तकसीम करवाने की और ज्यादा कोशिश हो रही है, आपस में लड़ाइयां करवाने की कोशिश कर रही है, मुल्क की खातिर नहीं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। मैं आज मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जो जजेस हैं सारे 15 के 15 जजेस से मैं आज सारी कौम की तरफ से आपसे अपील करता हूं। देखिए, मैं अपनी कौम की तरफ से आपसे अपील कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते यूनाइट हों। आपको पता नहीं पाकिस्तान कितनी तबाही के किनारे पे खड़ा है। अगर पाकिस्तान का आइन गया, अगर पाकिस्तान के आइन को इन्होंने खत्म कर दिया जो करने जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद तो जंगल का कानून रह गया कि जो ताकतवर बैठा होगा, जो घोड़े के ऊपर सवारी करके आएगा, वो जो मर्जी कहेगा, उसका जो वो कहेगा वो आइन हो जाएगा। कानून तो खत्म हो गया। आज पाकिस्तान में मुझे बताएं कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स बताएं किधर गए हैं? मुझे यह बताएं कि परवेज इलाही के घर पे जो रात 72 बंद गाड़ी आर्मर्ड कार से उसका दरवाजा तोड़ा गया है, किस महजब माशरे में ऐसे होता है? मेरी बीवी जब अकेली घर में, मैं गया हूं इस्लामाबाद, 40 पुलिस वालों ने 72 बंद गाड़ी से आके मेरा दरवाजा खोला और घर में
जो मिला उसकी पिटाई की, उनको पकड़ के जेलों में ले गए, सब कुछ लूट के ले गए। किस कानून के तहत? मुझे बताएं, दुनिया में किस जमहूरियत में, किस महजब माशरे में ऐसे होता है? मेरे घर पे जो 24 घंटे हजारों पुलिस वालों ने और रेंजर्स ने अटैक किया गैर कानूनी तौर पे, किस कानून के तहत? यानी किसने इनको इजाजत दी और क्यों इनको खौफ नहीं? क्यों इनको खौफ नहीं पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम से कि इनका एहतसाब होगा? क्योंकि ताकतवर कानून से ऊपर है। ये जंगल का कानून है आज पाकिस्तान में। ताकतवर जो मर्जी चाहे करे, जिले शाह का कत्ल करे, तशद्दुद करे और केस हमारे पे कर दे उल्टा। और एक बेशरम आईजी बैठ के सबके सामने डांग निकाल के झूठ बोले कि जी एक्सीडेंट हो के वो मर गया। 26 जगह के ऊपर उसके ऊपर तशद्दुद हुआ था। 26 जगह तशद्दुद हुआ। उसका लिवर, जो इन्होंने उससे जुल्म किया, उसका बेचारा लिवर क्रश कर दिया, उसके सर तोड़ दिया। यानी जो इन्होंने उससे किया बेचारे से, एक मासूम, एक दरवेश आदमी से, यानी ये कोई कर सकता किसी महजब माशरे में? क्योंकि उनको पता था वो कानून से ऊपर है, कोई पकड़ेगा नहीं उनको। और बेशर्मों को इतनी कोई गैरत नहीं आई कि आपने उसका जिस्म मार के उसको सड़क के किनारे फेंक कर हमारे पे केस डाल दिया, मेरे ऊपर केस डाल दिया उसका। कौन से महजब माशरे में मैं अपने महजब जजेस, मैं आज 15 मेंबर सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूं कि ये कौन से महजब माशरे में ऐसे होता है? हमारे लोगों को पकड़ा जाता है, उनको बेल मिलती है, उनके ऊपर और केसेस हो जाते हैं। अली मीन चक्कर मारा है सारा, कभी इधर से जाता है बखर, जाता है बखर से लाहौर आता है, उधर से केस होता है, खैरपुर चला जाता है, सारे चक्कर मार रहे हैं सारे पाकिस्तान का। अब और कोई केसेस करें? कहां होता है ऐसे? हमारा सेक्रेटरी जनरल है पख्तूनख्वा का, आजम खान स्वाति, पकड़ के उसको, यानी एक बाहर से एक आदमी, आजम स्वाति वो है जिन्होंने बाहर से कमाई की, कमाई करके पैसा पाकिस्तान लेके आया, सेनेटर बना। उसको सिर्फ उसने एक लिख दी लाइन कि शुक्रिया जनरल बाजवा जो आपने एनआरओ दिया इन चोरों को, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके ऊपर नंगा करके एक उस उम्र के इंसान को जो इन्होंने किया है, कोई फिक्र नहीं है इनको, कोई किसी के ऊपर केस रजिस्टर नहीं हुआ। और वही किया इन्होंने शहबाज गिल से, जो बाहर से, एक बाहर से प्रोफेसर आता है, उसको पकड़ के तशद्दुद करते हैं। और उसको क्या दुनिया मजाक उड़ाएगी अगर पता चले किस चीज के ऊपर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। और उसके भी केसेस एक जगह खत्म होता है, दूसरा केस होता है। और हमारे सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो हुआ है, उनको उठा के अगवा करके ले जाते हैं। वीगो आती है उठा के ले जाती है लोगों को। कहां होता है ये? दुनिया में किधर ऐसे होता है? कौन सी जमहूरियत में होता है? जिधर इस किसी महजब माशरे में जिधर लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती है करने की। 145 केसेस मेरे ऊपर हैं, 145 केसेस, 15 क्रिमिनल केसेस एक दिन में, 40 दहशतगर्दी के केस। आखिरी केस मेरे ऊपर क्या किया है? तौहीने डर्टी हैरी, यानी डर्टी हैरी की तौहीन करने का केस कर दिया है, गद्दारी का केस कर दिया है कि पाकिस्तान से गद्दारी कर दी है कि एक ऐसे आदमी जिसने जो जुल्म किया, तशद्दुद किया लोगों पे, जिसके हाथों पे खून है, जिसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, और उसको डर्टी हैरी कहने पे पाकिस्तान के ऊपर मैंने गद्दारी कर दी है, मेरे ऊपर गद्दारी का केस कर दिया। ये दुनिया में कहां होता है ऐसे? तो मैं अपने महजब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मैं 15 के 15 से बात करता हूं कि देखें, ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि यहां कानून, हमारे लिए कोई कानून नहीं है, यहां कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जो परवेज इलाही के घर पे रात किया, उनकी औरतों देखें, उनकी औरतें घर की औरतें थी। ये पाकिस्तान की
हमारा ये कल्चर है चादर और चार दीवारी का। मेरी बीवी अकेली बैठी है वहां, जिन्होंने जिस तरह लोगों को मारा उसके शीशे कमरे के बाहर, ये कहां होता है? ये मुझे कत्ल करने की कोशिश की इसी डर्टी हैरी ने वहां जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में दूसरी दफा कोशिश की, इसने पूरी करवाई और इस्लामाबाद का आईजी उसके साथ मिला हुआ था। किधर जाऊंगा? किधर से मुझे इंसाफ मिलेगा? किसको इंसाफ मिलेगा? अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ नहीं मिल सकता तो बाकी किसको मिलेगा? तो ये वक्त है, कौम आपकी तरफ देख रही है कि इस वक्त तो सबसे पहले तो आइन के साथ खड़े हों। आप सब जानते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। मुझे इलेक्शन नहीं मिला, हमें ना यहां मिला है ना पख्तूनख्वा में मिला है। 90 दिन गुजर चुके हैं। ये केयरटेकर गवर्नमेंट, ये तो इलीगल है। आप ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बताएं, इसका क्या जवाब रह गया कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट दोनों पख्तूनख्वा और यहां बैठी हुई हैं? इनके तो सब कुछ इलीगल है। ये तो इनके तो ऑर्डर्स इलीगल हो जाने चाहिए। आप आइन इनको कैसे परमिशन देता है? क्योंकि इनका काम था इलेक्शन करवाना। और ये केयरटेकर गवर्नमेंट मुझे एक चीज बताए कि इन्होंने इलेक्शन करवाने के लिए कोई एक कदम उठाया हो? सारी चीजें की हैं से इलेक्शन करवाने के अलावा। कौन सी केयरटेकर गवर्नमेंट इस तरह का तशद्दुद करती है, घरें तोड़ती है, अटैक करवाती है पुलिस से? 3000 हमारे वर्कर्स पकड़ लिए, उनसे तशद्दुद किया जेलों के अंदर। कौन करता है? कभी पाकिस्तान की तारीख में सुना है? तो इनकी कौन सी अब आईनी हैसियत रह गई है इन केयरटेकर गवर्नमेंट्स की? इनको क्यों ये काम कर रही हैं? अभी तक क्यों बैठी हुई हैं? कौन इनके पीछे है? कौन इनके पीछे इतनी बड़ी ताकतवर है कि ये सारा कुछ हर किस्म का काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं? कौन इनको बैक कर रहा है? ये सिर्फ हमें सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट से मैं फिर आपसे सारी कौम की तरफ से अपील करता हूं कि ये यूनाइट होने का टाइम है। अपनी ईगोज इनको थोड़ा सा पीछे कर दें, अपनी जो जाती लड़ाई है। कौम इस वक्त उधर खड़ी हुई है कि लोगों का उम्मीद ही खत्म हो गई है पाकिस्तान से। 9 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए हैं जब से ये चोर आए हैं ऊपर। इकॉनमी बैठ गई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ गई है। पाकिस्तान के इदारे तबाह कर दिए हैं। इदारे कैसे ना तबाह हो जब ये चोर ऊपर आ जाए? इन्होंने FIA को तबाह करना था क्योंकि शहबाज शरीफ ने पकड़े जाना था मकसूद चपड़ासी के 16 अरब के केसेस पे, उसको तबाह किया। नैब को तबाह किया, इनके ऊपर सब नैब केसेस थे। 1100 अरब रुपया नैब का कौम का था, वो सारा इन्होंने हजम किया नैब खत्म करके। और सिर्फ इन दोनों इदारों को अब इंतकामी कार्रवाई के लिए लगा दिया। पुलिस तबाह कर दी है इन्होंने। ये जो पंजाब पुलिस से इन्होंने करवाया है, एक जुराइम पेशे आदमी को यहां ऊपर बैठा के IG को, जो इन्होंने किया हमारे साथ, मुझे ये बताएं कि कौन सी पुलिस ऐसा करती है? पुलिस तो किताब के ऊपर चलती है। पुलिस का तो काम है कानून के ऊपर चलना। वो पुलिस किसी के कोई जाते नौकर तो नहीं है कि जो लोगों के गलत काम करते पड़े। ये कोई प्राइवेट गार्ड्स तो नहीं है। इनका काम था कानून के ऊपर चलना। तो पुलिस किसको रह गया पुलिस के ऊपर कॉन्फिडेंस, जो पुलिस से करवा रहे हैं हमारे ऊपर? और फिर इलेक्शन कमीशन का तो काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन का काम था गैर जानिबदार केयरटेकर गवर्नमेंट लेके आना। तो ये इलेक्शन कमीशन ने ये जो लोगों को लेके आया है, कोई पाकिस्तान में समझता है कि ये गैर जानिबदार है? ये तो एक ऑर्डर लेता है शहबाज शरीफ और मरियम से यहां बैठ के, और पीछे से वो डर्टी हैरी से, और दूसरे जो है वो फजल रहमान से ऑर्डर लेते हैं। ये कौन से केयरटेकर है? तो कोई भी ना। और इलेक्शन कमीशन का जिसका काम था इलेक्शन करवाना, वो तो इनकी एक हिस्सा बना हुआ है ये PDM का। तो ना इलेक्शन कमीशन इदारा फंक्शन कर रहा है, क्योंकि सारे इदारों को कानून के ऊपर चलना चाहिए। ना इस मुल्क की FIA फंक्शन कर रही है, ना पुलिस फंक्शन कर रही है, ना केयरटेकर्स अपना काम कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर पूरे हमले हो रहे हैं ताकि उसको भी किसी तरह कंट्रोल किया जाए, ताकि वो अपना काम ना कर सके। चीफ जस्टिस के ऊपर पूरे हमले किए जा रहे हैं। और ये जान के, ये पहले भी इन्होंने जस्टिस सजाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके
इन्होंने पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट तबाह किया था। और मैं मीडिया के ऊपर आखिर खत्म करने लगा हूं। मीडिया, अब मुझे यह बताएं कि अगर ये जमहूरियत है तो किस तहत के ऊपर मीडिया के ऊपर मेरा बैन है? मैं क्यों नहीं, मेरी तकरीरें आ सकती लाइव मीडिया के ऊपर? कौन सी, मुझे कोई समझाए कि मैंने कौन सा जुर्म किया है कि मेरी तकरीर नहीं आ सकती? अगर ये जमहूरियत है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरी आजादी राय है, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर मुझे इजाजत नहीं है? फिर सोशल मीडिया के ऊपर जब हम आते हैं तो सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर सख्ती की हुई है उनको उठा के ले जाते हैं। हमारे सोशल मीडिया के किसी को 6 दिन के लिए उठा के ले, अभी भी कुछ 4-5 लोग हैं जो अभी भी गायब है। तो ये कौन सी, ये यानी मुल्क में मैं सवाल ये पूछता हूं कि यहां कौन सी जमहूरियत है? इसलिए मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आप में इत्तेहाद पैदा करें, बचाएं इस मुल्क को। ये जो बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है, ये लोग जो माफिया ऊपर बैठा दिया, जनरल बाजवा का तोहफा है, इस माफिया से लोगों को बचाएं। और जो हॉर्स बैक के ऊपर वो जो आ जाते हैं बचाने के लिए हमेशा, वो जो भी चाहे, कोई पूछने वाला नहीं है, वो सिर्फ आप ही उनको रोक सकते हैं। नहीं तो ये तो इस वक्त मैंने जो पिछला एक साल देखा है, मुझे पहली दफा पता चला है फर्स्ट हैंड कि मकबूजा कश्मीर में लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। वहां भी उनके कोई हकूक नहीं है क्योंकि वो गुलाम है। हमारा भी यही हाल है। और मैं आखिरी 2 बातें, डायलॉग, इन्होंने जो परवेज इलाही के घर पर रात हमला किया, अली मीन से जो कर रहे हैं, मैं कल अदालत में गया इस्लामाबाद, गाड़ी में बैठे हुए थे हमारे लोग, उनको पकड़ के जेलों में उठा के ले गए। गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनको जाके पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। एक तरफ डायलॉग चल रहा है, एक तरफ अली अमीन जैसे उसको कभी चक्कर मारे हैं पाकिस्तान का, दूसरी तरफ परवेज इलाही की रात को वो हमला कर रहे हैं, ऊपर से हमारे लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये यानी क्या सीरियस है डायलॉग पे, या ये ऊपर से कर रहे हैं? हम सिर्फ डायलॉग कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है। हम डायलॉग जेन्युइन कर रहे हैं कि अगर हम किसी तरह हल निकाल चुके इस मसले का तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले दिन से कहा कि इलेक्शन के ऊपर हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। जब भी आप चाहेंगे इलेक्शन कैसा होना है, हम तैयार हैं डायलॉग के लिए। हमने जब इन्होंने दावत दी, हम वहां पहुंच गए। अब मैं सीधी आपको बात बता दूं कि डायलॉग है किधर। मंगल को हमारी टीम जाएगी। हमारे लिए बड़ा सिंपल है, अगर आपने 14 मई से आगे, अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ। और वो एक नेशनल इलेक्शन हो जाए, हम समझते हैं कि हम तैयार हैं। और वो इसलिए हम तैयार हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान की बेहतरी इस वक्त ये है कि जितनी जल्दी यहां इलेक्शन होगा उतनी जल्दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, उतनी जल्दी हमारी माइशत बेहतर होगी, और उतनी बेहतर हम अपने लोगों के हालात बेहतर कर सकेंगे जल्दी। ये हमारा, इसलिए हम चाहते हैं कि इकट्ठे इलेक्शन हो जाएं। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जी पहले हम बजट पास करेंगे उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, इसमें मुझे बदनीयती नजर आ रही है। बदनीयती क्या है कि बजट आप कैसे, अगर आपने बजट पास करना है तो इलेक्शन जीतें, 5 साल के लिए आपको मैंडेट मिले, फिर बजट बनाएं, फिर आप लोगों के पास जाएंगे जी मेरे पास 5 साल का मैंडेट है, मैं आप बजट बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपकी तो गवर्नमेंट, आप बजट बना के गवर्नमेंट हटा देंगे, कभी इसमें कोई अकल नजर आ रही है किसी को? यानी आपके पास मैंडेट ही नहीं है बजट बनाने का, क्योंकि आपका बजट कोई और उसका बोझ उठाएगा। इसलिए जिसने भी बजट बनाना है उसको पहले इलेक्शन लड़ना चाहिए, इलेक्शन जीत के आना चाहिए, और वही असल बजट होगा, क्योंकि वो बजट पर सोच समझ के बताएगा कि उसे 5 साल अवाम का सामना करना पड़ना है, वो बजट बनाएगा। तो ये हमारे से बदनीयती ना करें कि जी बजट के बाद हम असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमें कबूल नहीं है।
14 से पहले अगर आप असेंबलीज डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं तो हम भी ज्वाइंट इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट कह बैठा है कि पंजाब का इलेक्शन 14 हो रहा है, और उसके बाद हम सीधी तरह सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं दूसरे पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए। और तो हम फिर अपने 2 सूबों में इलेक्शन करवा लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आइन ये कहता है कि 90 दिन में होना चाहिए, ये हमारा राइट है, ये आइन भी कहता है। तो इसलिए अगर ये आपको कबूल नहीं है अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने की 14 से पहले, हम दोनों अपने सूबों के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। पंजाब में तो डेट दे चुका है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये अगर इलेक्शन से आप भागेंगे और ये उम्मीद ले जाएंगे तो फिर ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा जो इस मुल्क में होगा। शुक्रिया।